हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 9 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है द बेंचमार्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो भी अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन की गई थी, तो उसको स्ट्रक डाउन करना ये अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। क्योंकि जहाँ पर भी अगर स्टेट मतलब सरकार अपनी लिमिट्स को ब्रीच करे या फिर स्टेट ट्रांसग्रेसिव होना शुरू हो जाए, तो उस केस में कहीं ना कहीं जुडिशरी का रोल आ जाता है कि वो स्टेट पर चेक एंड बैलेंस का काम करे, और एग्जैक्टली वही काम किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे कि क्या है पूरा मुद्दा। न्यूज़ रिपोर्ट तो हमने देख ली, थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच से और देख लेंगे। तो इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 2 में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इधर आप देख सकते हो पार्टीशंस लॉन्ग शेडो, ये हिस्ट्री वाले पोर्शन से आप जीएस पेपर 1, और दूसरा आप इसको जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो जहां पर गवर्नेंस से रिलेटेड बात आ जाए। क्योंकि आज जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है और उस एक्ट का अगर कोरिलेशन देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान, दैट मीन्स टुडेज बांग्लादेश, वहां पर जो माइनॉरिटीज़ के साथ में जो बिहेवियर है या फिर जो भी उनके साथ में ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है बांग्लादेश में, उनको ध्यान में रख करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, राइट। तो उसी चीज़ को यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं। तो बेसिकली शुरुआत तो इस आर्टिकल में हो रही है, देखो, पॉलिटिक्स से, कि असम में पॉलिटिक्स जब भी होती है तो माइग्रेंट क्राइसिस को पहले डिस्कस किया जाता है, फिर उसके बाद में इलेक्शन की आगे बात बढ़ती है। तो इस आर्टिकल को देख लेंगे आप, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम देखेंगे थर्ड आर्टिकल, आरबीआई का जो बैलेंसिंग एक्ट है। कल जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की रिपोर्ट जो हमने डिस्कस की थी, उसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन पेज पे हमने इसको डिस्कस कर लिया, तो इस आर्टिकल को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। इसको आप जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा और चौथा आप देख सकते हो वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वुमेन। अभी देख सकते हो कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जेंडर गैप रिपोर्ट जो आई है ना, उस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग आई है 140वीं 156 देशों में। आप देख सकते हो कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है इंडिया जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर के या जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने में। इस आर्टिकल को आप ज्वाइन कर सकते हो जीएस पेपर 1 के साथ में, ठीक है। और साथ में पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जीएस पेपर 2 में भी आप इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे। बट वुमेन का आर्टिकल है, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे देखेंगे कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो जीएस पेपर 2 से भी ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आइडिया पेज पे हमारे लिए आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये काउंटर इंसर्जेंसी, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया में अभी जो माओइस्ट अटैक हुआ हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स पे, तो उसी को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे को हम बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस एक पॉइंट यहाँ पे निकाल के देखेंगे कि माओइस्ट क्यों अपने आप को स्ट्रेंथन करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं जबकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है। तो एक तो इसका जवाब ढूंढेंगे कि माओइस्ट क्यों स्ट्रॉन्ग है। दूसरे जवाब ये देखेंगे कि क्या माओइस्ट के साथ में बातचीत करनी चाहिए, जैसे कि यूएसए तालिबान के साथ बात कर रहा है। तो एक ये दो मुद्दे यहाँ से हम निकालेंगे, 2 पॉइंट्स। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल आप देखना चाहो देख सकते हो, परीक्षा पे चर्चा, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्टूडेंट्स के साथ में जो डिस्कशन है उसको बताया जा रहा है स्मृति जुबिन ईरानी जो कि यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा। और इधर हम ये वाला दिया हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट जो अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें गवर्नर को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। इस मुद्दे को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप एक बार पढ़ सकते हो रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है द बेंचमार्क। अभी आप देखोगे जो कानून यूज किया गया, देखो बेसिकली कभी डेमोक्रेसी की बात की जाए ना तो एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ये एक की पिलर है, आप कह सकते हो, एक डेमोक्रेसी के लिए, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि जहां पर कानून है और कानून को भी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोलते हो आप, तो वहां पर अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है। देखो 3 पिलर होते हैं मेन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और वहां पर चेक एंड बैलेंस का जो मेन थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एग्जैक्टली वही चीज़ अभी देखी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा,
जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का बार बार यूज़ किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और लगभग 120 हबीस कॉर्पस जो रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर में ये जो रिट आती है, इसमें पिटिशन लगी हुई है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में, मतलब डिटेंड हुए हुए लोगों के द्वारा कि भाई हमें फ्री करो, बट उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया गया स्टैब्लिशमेंट के द्वारा, जो भी गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का नाम लेकर के उनको अरेस्ट किया गया। तब जाकर के फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब पिटिशन पहुंची तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर अपनी तरफ से 120 हबीस कॉर्पस वाले जो पिटिशन थी, इनमें से 94 में आप देखोगे कि जो भी डिटेंशन की हुई थी ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, दैट मीन्स कि अरेस्ट कर लेना किसी भी एक तरीके से एक्ट के होने से पहले, किसी भी ऑफेंस के होने से पहले ही अरेस्ट कर लेना किसी भी एक सस्पिशियस इंडिविजुअल को कि हाँ इस पे डाउट है, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है आने वाले टाइम पे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए कुछ ना कुछ नुकसानदेह हो सकता है इसका फ्री घूमना। तो ऐसे में इंडिविजुअल्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिसको बोल दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन, और उस एक्ट का नाम था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में। आप देखोगे 120 जनों में से 120 केसेस में से 94 केसेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, बोले कि ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे बहुत गलत कदम उठाए गए हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक सेफगार्ड जो मिलना था, उस सिस्टमेटिक सेफगार्ड का आप कह सकते हो फेलियर कंसिडर किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, कि आज लगभग 32 डिस्ट्रिक्ट्स में से ये केसेज आए हैं। 120 केसेज जो है यूपी के 32 डिस्ट्रिक्ट में से थे, जिनमें पिटिशनर्स ने बहुत बार कोशिशें की अलग अलग लोकेशंस पे कि कैसे भी करके वो फ्री हो सकें, बट आप देखोगे कि मैकेनिकल एप्लीकेशन वहाँ पे अप्लाई की गई है इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की। मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया, एक एफआईआर इधर है तो यहाँ से उठा करके दूसरी जगह पे एफआईआर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, केस अगर सेम सा लगा तो उठा करके पुलिस ऑफिसर्स ने या जो भी स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया एफआईआर को भी, ठीक है, केवल नाम एडिट कर दिए। इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने भी, अब हमें पता है कि कभी भी कोई अरेस्ट होता है तो हबीस कॉर्पस रिट जो होती है उसके अंडर में क्या होता है, या फिर आप जानते हो कि आर्टिकल 20 के अंडर में क्या प्रोविज़न है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर नियर बाई किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा पुलिस के द्वारा, और फिर मजिस्ट्रेट ये चेक करेगा कि उस इंडिविजुअल की अरेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखनी है या उसको रिलीज़ कर देना है। तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का जो एक तरीके से बिहेवियर जो निकल के आया वो भी बहुत ज़्यादा दुखद था। आप देखोगे कि हर एक तरीके से बेल डिमांड जब की जा रही थी इन अरेस्ट होने वाले इंडिविजुअल्स के द्वारा, उन बेल्स को ब्लॉक कर दिया गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से ये जो चेक का काम किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने का काम है जब स्टेट अपने लिमिट्स को ट्रांसग्रेस करता है, जब अपनी लिमिट्स को ब्रीच करता है। देखो क्वेश्चन ये आ जाता है कि अभी आप देखो जो भी डिटेनिंग अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने भी अरेस्ट किया इंडिविजुअल्स को, तो उनको उनकी जो लिमिट्स है वो बताना एक लेटर एंड स्पिरिट में काम करने का तरीका है, जिसके बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया। आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज है उनको कौन गार्जियन करता है, हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको स्ट्रिक्टली चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। साथ में प्रीवियस जितने भी जजमेंट्स हैं उन जजमेंट को, और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सोशल सिक्योरिटी और सिटीजन्स की फ्रीडम, ये एक दोनों के दोनों सेंसिटिव मुद्दे हैं, इनके बीच में एक डेलिकेट बैलेंस बनना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सिटीजन्स की फ्रीडम इतनी ज़्यादा हो कि सोशल सिक्योरिटी को ही नुकसान हो जाए, या फिर सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के चक्कर में आप सिटीजन की जो फ्रीडम है आप उसको ही कॉप करना शुरू कर दो, ये ठीक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ये कहा कि अगर आप कहीं पर कोई भी मतलब इस तरीके के अरेस्ट करते हो या कोई भी स्टेट अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो एक केयरफुल मैनर में एग्जीक्यूशन करना चाहिए, मेटिकुलस कंप्लायंस लानी चाहिए। मेटिकुलस का मतलब होता है एक तरीके से केयरफुल आपको एग्जीक्यूशन करना चाहिए चीज़ों का, क्योंकि एक इंडिविजुअल को सेफ गार्ड देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्रीडम ही नहीं होगी तो फिर कैसी डेमोक्रेसी, राइट। सिमिलरली ज़्यादातर केसेस की बात करें, 120 केसेस की बात हुई, इनमें ज़्यादातर केसेस काउ स्लॉटर के थे या फिर कम्युनल इंसिडेंट से रिलेटेड थे। तो ज़्यादातर जो ये इंसिडेंट हुए, ये जो इश्यूज़ हैं, इनमें अटैक किस पे हुआ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर।
तो एक बैलेंस जो था वो अबंडन कर दिया, छोड़ दिया एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात हुई। अगर बीफ कंजम्पशन या फिर स्लॉटरिंग की बात की जाए तो ये क्या मुद्दा ऐसा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में ट्रीट होना चाहिए? इसके लिए तो काउ स्लॉटर्स एक्ट जो है उनके बेसिस पे इनमें ये अरेस्ट होने चाहिए थे या कोई भी एक्शन लेने चाहिए थे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल देना है कि बोला शहीद कुरैशी, हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से कहा, बोला शहीद कुरैशी जिनको 4 अप्रैल 2019 को डिटेन किया गया, अभी रिसेंटली है, ये बोला पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला था या नहीं, इसको एक बार चेक तो करते हैं आप। क्या वाकई में वो इसमें एक्टिविटी में कोई भी, ये जो स्लॉटर का केस था इसमें क्या एंटी नेशनल एक्टिविटी कुछ इन्वॉल्व थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप कैसे लेके आ सकते हो? तो ओवरऑल मैसेज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे दी हुई है, तो उसको किसी भी बेसिस पे बिना दिमाग लगाए आप ओवरटेक नहीं कर सकते या टेक अवे नहीं कर सकते कि हाँ किसी भी इंडिविजुअल को कोई स्वतंत्रता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी पर ध्यान दे करके एक अटेंशन देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने ऑर्डर्स दिए तो उन्होंने मैकेनिकल मैनर में काम किया, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिए। एक ज़िले के अंदर कहीं पे कोई एक तरीके के केस को ट्रीट किया गया तो उसी तरीके से दूसरे ज़िले के मजिस्ट्रेट ने भी वही काम रिपीट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। दूसरा, पॉलिटिकल प्रेशर लगातार चलता आ रहा है, तो इस पॉलिटिकल प्रेशर को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते एग्जीक्यूटिव या फिर जो भी हमारा जो रूल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं वो अपना काम इम्पार्शियली काम नहीं कर पाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो लोगों का मैंडेट सरकार को मिलता है, और मैंडेट अगर दिया जाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना, चुनाव लड़ने के बाद में जो सरकार आ रही है। और साथ में इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड भी स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एग्जीक्यूटिव जो है वो मन में आए जैसे अपनी दादागिरी कर रहे हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसे ऑर्डर्स डिक्लेयर कर दे कि जिसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम ही वायलेट हो रही है, और दूसरी तरफ जुडिशरी जो है वो इसको चेक एंड बैलेंस नहीं करेगी, तो फिर बाद में डेमोक्रेसी कहाँ रह पाएगी। बट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। सरकार को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पार्टीशंस लॉन्ग शेडो। आर्टिकल लिखा है संजीव बरुआ के द्वारा। तो इसमें आर्टिकल में शुरुआत तो ये की जाती है कि जब भी कोई बात आए, तो देखो वॉरफेयर की अगर बात आए तो एक चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट रहे हुए हैं जिनका नाम है sun tzu। उन्होंने ये कहा था कि ऑल वॉरफेयर इज़ द वे ऑफ डिसेप्शन। मतलब अगर लड़ाइयाँ कहीं पे हो रही है ना, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें धोखा देने वाली है। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर लड़ाई हो रही है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में LOC पे, या कोई भी सीज़ फायर वायलेशन हो रहा है, तो उसके पीछे क्या पॉलिसी रहती है कि अंडरग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मिलिटेंट्स, कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिलिटेंट्स को इंसर्जेंट करना, उनको उधर भेज देना। इससे क्या हो जाता है, फिर जो पाकिस्तान का मेन जो टेररिज्म वाला जो इशू है उसको राइज करना चलता रहता है। तो बेसिकली वो लड़ाइयाँ जो होती हैं ना वो एक डिसेप्शन होती हैं। डिसेप्शन का मतलब हो गया कि फॉल्स बिलीफ, एक धोखा होता है, क्योंकि रियलिटी में टारगेट तो देखो सबका पीस ही होता है। सिमिलरली असम में इलेक्शन चल रहे हैं, और असम इलेक्शन की बात आए और थोड़ा बहुत भी अगर इमिग्रेशन की बात ना आए कि लोग जो हैं वो बांग्लादेश से छोड़ करके असम में आ गए, बांग्लादेश से छोड़ करके वेस्ट बंगाल में आ गए, क्योंकि पहला तो पार्टीशन हमने देखा था 1947 में, और फिर दूसरा पार्टीशन देखा 1971 में। 1947 में पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, और जबकि 1971 में पार्टीशन हुआ ईस्ट पाकिस्तान के साथ में वेस्ट पाकिस्तान का, और ईस्ट पाकिस्तान इमर्ज हुआ बांग्लादेश के नाम से। तो ओवरऑल जो मेन मुद्दा है वो है पार्टीशन का, और पार्टीशन के चलते ही आप देखोगे कि माइग्रेशन क्राइसिस भी सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देखे गए थे। और माइग्रेशन क्राइसिस में हुआ क्या था मेन, कि दो तरफ पार्टीशन हुए थे, एक तो ईस्ट बंगाल की तरफ, एक हो गया था वेस्ट पाकिस्तान की तरफ। अब ईस्ट बंगाल जो कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन थी अराउंड 21%, जो कि 51 में जब पार्टीशन हो गया था तो ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में हिंदू माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ। बट ओवरऑल अगर डिफरेंस भी देखो तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होकर के कितनी हो गई, हिंदू पॉपुलेशन का डिक्लाइन होकर के परसेंटेज हो गया 18%, जो कि ईस्ट बंगाल में रहा, ठीक है, जो कि बाद में फिर ईस्ट पाकिस्तान बना और फिर बाद में बांग्लादेश बना। तो 1951 में हिंदू पॉपुलेशन बांग्लादेश में रिड्यूस होकर के कितनी हो गई थी, 18%। दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न फ्रंट की तरफ देखें, जहां पर
पंजाब का पार्टीशन हुआ था और उस पंजाब के पार्टीशन में पॉपुलेशन एक्सचेंज इतना ज़्यादा भारी था, आपने गदर मूवी भी देखी होगी सनी देओल की, तो उसमें बिल्कुल क्लियर बताया, और भी बहुत सारी मूवीज है पार्टीशन पे, तो कितना ज़्यादा वायलेंट था वो, ठीक है, ब्रूटल वायलेंस बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ था, मार काट हुई थी। तो उधर से हिंदुओं का आना या फिर जो भी हिंदू कैटेगरी में कंसिडर होने वाली दूसरी जो रिलीजन्स थे उन लोगों का इधर आना इंडिया की तरफ, और इंडिया की तरफ से मुस्लिम्स का उधर जाना। तो देखो प्री पार्टीशन ईस्टर्न बंगाल में पॉपुलेशन 28%, मैंने 21% बोल दिया, सॉरी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 28% थी प्री पार्टीशन। और फिर उसके बाद में 1951 में जब पार्टीशन हो गया था तब ईस्ट पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन रह जाती है, 22%। फिर बाद में नेहरू लियाकत पैक्ट होता है 1950 में, और इसमें मेन काम क्या होता है कि कैसे भी करके एक हिंदू मुस्लिम वायलेंस जो हो रही है इस वायलेंस को रोका जाए, क्योंकि मारकाट बहुत हद तक पहुंच चुकी थी। और दोनों कंट्रीज ने ये आइडिया पिक किया, जो भी इंटरनेशनली अवेलेबल सिस्टम थे ना, मतलब ऐसे मॉडल्स जहां पर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में डिवीज़न हुआ हो, और वो डिवीज़न में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या था उस टाइम पे, और आज भी क्या है कि माइनॉरिटीज जो बच रही हैं उनके इश्यूज को थोड़ा सा अटेंशन दिया जाए। वो कैसे, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया, तो इंडिया से जब ये पार्टीशन जब हुआ तो इंडिया से मुस्लिम्स चले गए पाकिस्तान में, पर क्या सारे जा पाए, नहीं ना, कुछ लोग यहाँ पर रह गए। सिमिलरली पाकिस्तान से जो हिंदूज थे वो इंडिया की तरफ आ गए, पर पूरे आ पाए नहीं, कुछ रह गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी हो गए और इधर हिंदूज हैं वो माइनॉरिटी हो गए। तो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वो भी कब, जब नेशन स्टेट का आइडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। नेशन स्टेट का मतलब हो गया कि आप राष्ट्रवाद के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लग चुके हो, तो उस केस में माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950 में। अब आप देखोगे बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स भी बनाए गए, जिसमें कि हाँ इधर की माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर वाले कुछ काम करेंगे और इधर की माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर वाले कुछ हेल्प देंगे। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में एक बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी माइनॉरिटीज है उनमें कॉन्फिडेंस रीस्टोर किया जा सके कि हाँ पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्टीशन के बाद में ये माइनॉरिटी क्राइसिस कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला, वो जगह है एक तो पाकिस्तान खुद, दूसरा असम और तीसरा वेस्ट बंगाल। अब पाकिस्तान का मतलब यहाँ पर हो गया 1950s के टाइम पे कौन सा, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की बात हो रही है अभी फिलहाल यहाँ पे। आप देखोगे अगर डेमोग्राफिक स्टेटस को की बात करें, जो स्टेटस ऑलरेडी चल रहा था, वो हमने देखा कि 28% हिंदूज हुआ करते थे पार्टीशन से पहले ईस्ट बंगाल में, जो कि आज बांग्लादेश है, वहाँ पर 28%। फिर जैसे पार्टीशन हुआ तो 1950 में वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन होकर के 22% हो गई। और आप देखोगे आज के टाइम पे बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, वो और ज़्यादा रिड्यूस होकर के 1970s के टाइम पे और ज़्यादा कम हो गई, ठीक है। और करंट 2011 का स्टेटस अगर आप देखो तो अभी शायद 8 या 9% हिंदूज ही रह चुके हैं बांग्लादेश में। तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो थोड़ा क्लियर करने की अगर हम कोशिश करें तो जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में लड़ा गया तो उस टाइम पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना था, एक्सपर्ट भी कौन, एक तो बांग्लादेशी स्कॉलर जो कि हिंदू थे या बांग्लादेशी स्कॉलर जो मुस्लिम थे, उन्होंने अपनी तरफ से आइडिया दिया कि जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 लड़ा गया था ना, जिसमें बांग्लादेश को सपोर्ट किया था हिंदुस्तान ने, इंडिया ने सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे, तो उस टाइम पर हिंदू जो थे बांग्लादेश से उनका रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुआ था। तो एक चीज़ क्या रिसर्च में निकल के आई कि बांग्लादेश में जो भी वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उन पर जो वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा जो एट्रोसिटीज़ की जा रही थी वो ज़्यादातर अटैक हो रहे थे किस पे, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ थी ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये चीज़ एक्नॉलेज भी की गई बांग्लादेश के दूसरे स्कॉलर्स के द्वारा। बताया जाता है कि 1971 जब ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर जब चल रहा था तो उसमें लगभग 9.7 मिलियन रिफ्यूजीज आए थे। उन 9.7 मिलियन रिफ्यूजीज में आप देखोगे कि 70% तो हिंदूज ही थे। तो आप यहाँ पे क्लियर चीज़ आ रही है इस डेटा से कि वहाँ पर बांग्लादेश में अटैक ज़्यादा जो हो रहा था, जो भी मतलब हिंदू आइडियोलॉजी मुस्लिम आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस जो गवर्नमेंट थी
उसका असर ज़्यादा अटैक किस पे हो रहा था, बांग्लादेशी हिंदुओं पर। तो इसके चलते हिंदू क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। साथ में बांग्लादेश की जैसे इंडिपेंडेंस फाइनलाइज हुई, तो उस टाइम पर तो जब इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पर तो देखो बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जिनकी अभी 100वीं वर्षगांठ अभी मना के आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर 26 मार्च को जब गए थे बांग्लादेश विजिट पे, ठीक है। तो वो थे तब तक तो ठीक था क्योंकि उनकी लीडरशिप में ये था कि हाँ सबको प्रोटेक्शन मिलेगी, बट उनका असैसिनेशन, उनका मर्डर हो जाता है। फिर मिलिट्री रिजीम आ जाता है जियाउर रहमान के अंडर में बांग्लादेश में 1975 से 81 के बीच में। फिर हुसैन मोहम्मद इरशाद करके वहाँ के लीडर बनते हैं, और आप देखोगे कि अब बांग्लादेश का जो रिलीजन है वो रिकॉग्नाइज होने लग गया है। बोले इस्लाम जो है वो नेशनल रिलीजन के तौर पे कंसिडर किया जाता है बांग्लादेश में। तो ऐसे में आज बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन 1981 में हुआ करती थी 12%, जो कि डिक्लाइन होकर के 2011 में कितनी रह गई, सिर्फ 9%। तो ओवरऑल आप देख सकते हो ये एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का है कि कंट्री में हिंदू पॉपुलेशन के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की गई। अब इसी के चलते फिर बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है, जिसमें क्या प्रोविजन किए गए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के जात में जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं और उन एट्रोसिटीज़ के चलते जो भी माइनॉरिटीज़ बॉर्डर क्रॉस करके रिफ्यूजी बन करके और इंडिया में आ जाते हैं, तो उन माइनॉरिटीज़ को, कौन सी माइनॉरिटी, इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, और ये 6 रिलीजन के लोगों को कंसिडर किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो बोले इनको हम सिटीजनशिप दे देंगे इंडिया की, और जो कट ऑफ डेट रखी वो है 31 दिसंबर 2014। इसका मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इंडिया में आ गया इन तीनों कंट्रीज़ की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों में से उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बट यहाँ पर राइटर थोड़ा सा क्वेश्चन उठाना चाह रहे हैं कि आप इस तरीके से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर के आए हो, इससे सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव होती चली जा रही है बांग्लादेश जैसे कंट्री में। कैसे? देखिए, देखो कि हिंदूज जो हैं उनको क्या लगता है कि फिर यही लगता है कि देखो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं एक वेव चल पड़ी है कि जो हिंदूज हैं उनको अच्छी पोस्ट पे अपॉर्चुनिटी मत दो, जॉब मत दो, ठीक है। तो वो हिंदूज के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर कि वो अपने देश को छोड़ करके फिर बाद में कोशिश करते हैं कि इंडिया में चुपचाप घुस जाए, कि कैसे भी करके इंडिया में रिकॉग्निशन तो मिल जाएगा। रही सही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमने ला दिया तो उसके बेसिस पे क्या हो गया कि हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। और ये भी है कि आने वाली जो सरकारें हैं, या तो करंट जो गवर्नमेंट है वो या फिर कोई भी गवर्नमेंट अगर चेंज होगी तो वो डेफिनेटली ये कट ऑफ डेट है उसको भी एक्सटेंड कर देगी। तो ऐसे में ये रिफ्यूजी क्राइसिस जो है ये चलता ही रहेगा जब तक कि पूरे रिफ्यूजीज, पूरे हिंदूज इंडिया में ना आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो हो जाएगा हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस वाला मुद्दा, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो स्टैब्लिशमेंट है या फिर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने वाले जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं, उन लोगों को क्या मौका मिल रहा है कि चलो इंडिया के अंदर इन लोगों को एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं, अब इनके ऊपर और दबाव बनाओ हिंदूज पे, बांग्लादेशी हिंदूज पे, जिससे कि वो क्रॉस करके बॉर्डर को और इंडिया में चले जाएं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, और ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। देखो, पहले तो कट ऑफ डेट क्या थी सिटीजनशिप देने की, जो भी बांग्लादेश से इंडिया में आए उन लोगों को, मार्च 25, 1971। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे ही आया तो उसके अंदर कितनी दे दी कि 31 दिसंबर 2014, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये आ रही है इसमें कि इस क्राइसिस से हमने समझा कि आज असम में इलेक्शन हो चाहे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो, वहाँ पर माइग्रेशन की बात जब भी आती है रिफ्यूजीज़ का नाम लिए बिना इलेक्शन नहीं होते हैं। बट हमारा जो पॉइंट था समझने का वो ये था कि क्या बिहेवियर रहा है पॉपुलेशन का, पार्टीशन के लिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ था और क्या इसके आउटकम, क्या इसके नतीजे रहे, वो हमने जाना, और आगे क्या चीज़ें कंटिन्यू रह पाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल खत्म, आगे चलते हैं। थर्ड आर्टिकल है वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वुमेन। आर्टिकल लिखा है अंबिका विश्वनाथ ने। देखो, 31 मार्च को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी तरफ से एनुअल रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है जेंडर गैप रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। आप देखोगे इंडिया जो है वो 28 स्थान स्लिप हो गया है। अब इस इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, 156 देशों में 140वीं। अब इसमें मेन जो है 4 डायमेंशन पे बेस्ड ये इंडेक्स रिलीज होता है,
और उसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जब इस इंडेक्स को देखा जाता है। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर लार्जेस्ट गैप देखा गया है अगर इंडिया की बात करें। 2019 का जो एडिशन था ना, उसके कंपैरिजन में 2021 के एडिशन को देखें तो हमारे यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, अगर वो देखें तो 2019 में जहाँ 26% पार्लियामेंट के अंदर वुमेन थी, उसी तरीके से मिनिस्ट्रियल पोजीशन में 22% वुमेन हुआ करती थी। वो घट कर के अभी कितनी हो गई हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो घट कर के हो गई हैं 14.4%, और मिनिस्ट्रियल पार्टिसिपेशन में देखोगे तो 9.1%। तो ये डेटा आप याद रखना, बहुत काम का डेटा है ये, जब भी कभी वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें या जेंडर इक्विटी या जेंडर सेंसिटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। ठीक है, 104 कंट्रीज की अगर बात करें इस पूरी रैंकिंग में जो भी है, वहां पर ऐसे कानून बनाए हुए हैं मतलब कि वुमेन को किसी भी तरीके का मौका ना दिया जाए, या फिर ऐसे वुमेन लगभग 600 मिलियन वुमेन है वर्ल्ड में जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करती हैं और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इंडिया का इतना बुरा हाल तो नहीं है, बट उसके बावजूद इंडिया पुअर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर इंडेक्स में। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है उसमें। तो आप देखोगे कि ब्रॉडर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 104 कंट्रीज में तो इस तरीके के लॉज बनाए हुए हैं जहां पर वुमेन को पार्टिसिपेशन ही नहीं मिलता, उनको अपनी खुद की जो पोटेंशियल है उसको एनहेंस करने का मौका ही नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम देखें इन कन्वेंशनल कंसिडरेशन को कि हाँ कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में कितना आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, या फिर पॉलिटिक्स में कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं वुमेन, या फिर इकोनॉमिक्स की बात करो, फाइनेंस की बात करो, ट्रेड की बात करो, सिक्योरिटी की बात करो, ये कुछ ऐसे कन्वेंशनल मुद्दे हैं, ऐसे परंपरागत मुद्दे हैं जिन पर बार बार बातचीत की जा रही है कि वुमेन पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। इसके अलावा अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो इलेक्शन में की बात करो या फिर हेड ऑफ द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तो अभी तक वुमेन को कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज सेक्शन में ही कंसिडर किया जाता है सोसाइटी के अंदर। उनको अभी भी इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, या फिर आप कह सकते हो कि इनको एक ऑल्टरनेट के तौर पे नहीं देखा जा रहा है अभी तक भी। तो ऐसी पॉलिसीज़ बननी ज़रूरी है जहाँ पर वुमेन जो है वो मेल काउंटर पार्ट के लिए एक ऑल्टरनेट के तौर पर इमर्ज होकर के आए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी की बात करें, जहां पर फीमेल्स को फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करने की बात करें, तो स्वीडन वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिन्होंने अपनी तरफ से इस फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लोर किया है। बेसिकली 1980 के दशक में ही इंटरनेशनल अफेयर्स में फेमिनिस्ट अप्रोच को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया था कि हाँ, जो भी फॉरेन रिलेशंस हैं या फिर कहीं पर भी इंटरनेशनल इश्यूज की पार्टिसिपेशन की बात है तो वहां पर वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए। तो वो रिकॉग्निशन तो 1980s में हो गया था, बट सबसे पहले एग्जीक्यूट करने वाला कंट्री कौन सा रहा? स्वीडन। तो वहां से हमें देखने की जरूरत है। साथ में बॉटम अप डेवलपमेंट देखना चाहिए। बॉटम अप का मतलब हो गया कि सोसाइटी से, और यह जो जिसको हम मार्जिनलाइज सेक्शन बोल रहे हैं वुमेन से, उनसे खुद से पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हो और फिर उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए। ये हो गया बॉटम अप अप्रोच। इसको अपराइट अप्रोच भी बोल सकते हैं। दूसरी अप डाउन अप्रोच में अगर देखो तो ऊपर से पॉलिसी बनाएंगे और फिर डाउन लाइन को बोला जाएगा कि भाई आप ये पॉलिसी को फॉलो करो। तो बोला इससे बढ़िया कौन सा रहेगा? आप बॉटम अप अप्रोच पे काम करो। इसके अलावा आप देखोगे इससे बॉटम अप अप्रोच में क्या हो जाता है कि ऊपर से या फिर थोड़ा सा इस तरीके, एक तो हो गया बॉटम अप अप्रोच, या फिर डोनर माइंडसेट के साथ में काम करने की जरूरत है। डोनर माइंडसेट का मतलब हो गया कि जब भी कोई दान देता है तो जो भी रेसिपिएंट होता है, लेने वाला जो भी होता है, उसको फिर फायदा ही पहुंचता है। तो ये भी एक तरीका है। तो कहने का मतलब या तो आप उनकी ज़रूरतों को रिकॉग्नाइज करके फिर बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेट करो, या फिर आप पॉलिसी फॉर्मुलेट जो भी करो वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो बेनिफिट ही पहुंचाए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। डोनर जब भी डोनेट करता है तो कंडीशन ही देखता है। ठीक है, आज आप 1990 के दशक से आज तक देखें तो सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी वाला जो सेक्टर है वहां पर कहीं ना कहीं मेन और वुमेन दोनों का पार्टिसिपेशन अब धीरे धीरे, मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आज यूनाइटेड नेशन में जो पीस बिल्डिंग प्रोसेसेस हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस है ना, वहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत हद तक बढ़ा है
और डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे 2019 का जो डेटा बताया जा रहा है ना, इसमें बेसिकली आप देखो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन थी हमारी 2019 की सरकार से पहले कौन हुआ करती थी। उस टाइम पर सुषमा स्वराज हुआ करती थी। तो उस टाइम पर सुषमा, और आज अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करो तो कौन है, निर्मला सीतारमण जी या स्मृति जुबिन ईरानी, ये भी यूनियन मिनिस्टर हैं। इस तरीके से आप देखो कि डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, वहां पर तो वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखा गया है। और आप देखोगे ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिलते चले जा रहे हैं इंडिया और इंडिया के अलावा बहुत सारे और कंट्रीज भी, जैसे कि हमने स्वीडन की बात की, वहां पर भी 2014 में जैसे ही स्वीडन ने अपनी तरफ से एक खुद का प्लान तैयार कर दिया, फेमिनिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट कर लिया, उसी चीज़ पर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, इन कंट्रीज़ ने भी फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया, जेंडर्ड अप्रोच अपना ली कि कैसे भी करके वुमेन पार्टिसिपेशन भी हमें बढ़ाना है। और आप देखोगे आज करंट जो बातचीत हो रही है, कॉन्वर्सेशन जो भी हो रही है, वो फेमिनिस्ट या जेंडर्ड ओरिएंटेड है, और जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में कहीं ना कहीं कन्फाइंड है, वो भी स्मॉल सर्कल्स में ही है अभी तक। ये कुछ कंट्रीज हैं सेलेक्टेड ही हैं। तो अभी ज़रूरत किस चीज़ की है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी लाई जाए। फॉरेन पॉलिसी या ग्लोबल पॉलिसी जो भी फॉर्मुलेट हो, वहाँ पर चाहे ऑपरेशनल इश्यूज हो या फिर कोई और प्रोसीजरल इश्यूज हो, वहाँ पर डेफिनेटली हमें ज्योग्राफी, पूरे ग्लोब में ये चीज़ लाने की ज़रूरत है कि जो भी आप देखो, जो प्रीवियसली जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, हिस्ट्रीज जो हमें बताती है कि वुमेन जो एक मार्जिनलाइज सेक्शन बन के रह चुकी है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का अराउंड 50% है। तो 50% पोर्शन को आपने मार्जिनलाइज बना दिया, तो फिर बचा हुआ 50 कैसे आप कह सकते हो कि मेजोरिटी डोमेन में है वो। तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। आज इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन, इसमें भी 4 साल की टर्म के लिए इलेक्ट हो चुका है इंडिया, सितंबर 2020 में इलेक्टेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए अभी इंडिया को, की रोल है इंडिया के हाथ में, फॉरेन पॉलिसी को ही नहीं। आज अगर आप इंटरनेशनली अपनी इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके साथ साथ में जो डोमेस्टिक इश्यूज है ना, उनमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने देखा ना कि पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, और साथ में जो मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है वुमेन का। पीस कीपिंग की बात करो, यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, उसमें इंडिया ने पहली बार अपनी तरफ से फीमेल यूनिट भेजी थी यूनाइटेड नेशन मिशन के अंडर में, लीबिया में। ठीक है, इसमें काम क्या करना था लीबिया में जाकर के, जेंडर एम्पावरमेंट का। तो इंटरनेशनली तो इंडिया ने अच्छा काम किया है। अब चाहे वो सार्क की बात करो, चाहे इब्सा की बात करो, चाहे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इब्सा का मतलब हो गया इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, या अलग और कोई मल्टीलैटरल फोरा हो या प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स में इंडिया ने वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए लगातार कोशिश की है। इंक्लूजन बढ़ाया है, जेंडर इंक्लूजन बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दिया है। पर अभी अगर हमें वाकई में ध्यान देना है तो वो है डोमेस्टिक मुद्दे। डोमेस्टिक पॉलिसी भी ऐसी बननी चाहिए जहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़े। अगर हम जेंडर कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे लेसोतो हो या फिर कंबोडिया हो, इनमें भी कहीं ना कहीं इंडिया के जो मिशंस हैं वो काम कर रहे हैं लगातार। आज 2015 की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो बजट, जेंडर मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए जो बजट एलोकेट हुआ था ना, उसमें आप देखोगे जेंडर बजटिंग हुई थी। और जेंडर बजटिंग के बारे में अब आपको एक अच्छा टास्क मिल गया है कि आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल करो और जेंडर बजटिंग से रिलेटेड टॉपिक कवर कर दो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए ये प्लान तैयार किया गया था और उसी के हिसाब से डेवलपमेंटल असिस्टेंस भी दी गई थी कि वुमेन एम्पावरमेंट और ज़्यादा आए। ठीक है, तो अभी ज़रूरत किस चीज़ की है कि एक प्रॉपर फॉर्मल डिज़ाइन तैयार की जाए, जिसमें केवल और केवल डेवलपमेंट के साथ साथ में आपको एक्सेसिबिलिटी भी इंश्योर करनी है, और जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो भी इंक्रीज करना है, और वुमेन के थ्रू ही रिप्रेजेंटेशन बढ़े, और साथ में डिसीजन मेकिंग में भी जेंडर इक्विटी आप इंश्योर कर सको। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है ना, यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि फेमिनिस्ट जो अप्रोच है, जहां पर फीमेल पार्टिसिपेशन को हमें फॉरेन और सिक्योरिटी अफेयर्स में हमने जैसे ही एक्सेप्ट किया है, उसी तरीके से हमें हमारे घर पर भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सितंबर 2020 में इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ना यूनाइटेड नेशन में, एम्बेसडर TN त्रिमूर्ति, उन्होंने ये कहा था
कि ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि आज वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए हमारे देश ने हमें यहाँ पर अपॉइंट करके भेजा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक ये थीम है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो सेंसिटाइजेशन और होना चाहिए, साथ में ग्लोबल डिस्कशन होना चाहिए जिससे कि जेंडर जो गैप है उसको ख़त्म किया जा सके, जेंडर बेस्ड फॉरेन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, और जो भी आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ब्रॉडर वे में डिस्कशन होने चाहिए। डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और दूसरे जो अदर स्पेसेस हैं वहाँ पर भी फीमेल का पार्टिसिपेशन हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो आज फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, ये तो देखो अपने आप में एक यूनिक आइडिया है ही। फॉरेन पॉलिसीज़ में स्वीडन ने शुरू किया, फिर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, इंडिया, सारी तरीके से काम हो रहा है। बट अब हमें कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉन्वर्सेशन में डोमेस्टिक इश्यूज़ को भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आरबीआई बैलेंस एक्ट। आरबीआई ने कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब मीटिंग हुई है तो आरबीआई ने बिल्कुल भी अपनी पॉलिसी रेट को चेंज करने से मना कर दिया, रेपो रेट एज इट इज़ रख ली है। और कमेटी ने अपनी तरफ से एक प्लान और बताया, दैट इज़ GSAP, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई जो है वो खरीदेगा। देखो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि कोविड-19 इन्फेक्शन फिर से बढ़ रहा है, तो इसके चलते आरबीआई को ये लगता है कि जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है वो अनसर्टेनिटी की तरफ वापस से घूम चुकी है। अब कोई निश्चितता तो बची नहीं है, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते लोकलाइज्ड या फिर जो नाइट कर्फ्यू, लोकलाइज्ड लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यूज जो लगे हुए हैं, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि इकोनॉमी फिर से हो सकता है कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाए। तो अभी आरबीआई ने टाइम बेस्ड अप्रोच को छोड़ करके सिचुएशन या स्टेट बेस्ड अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि अभी सिचुएशन की डिमांड क्या है, और उसी के हिसाब से अपने आप को डायरेक्ट किया है आरबीआई ने। आज आप आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अपनी तरफ से फाइनेंशियल कंडीशंस को कंटेन करने के लिए कि कैसे भी करके, एक तो सरकार अगर कोई उधार लेती है या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उधार लेता है तो उधार लेने का खर्चा ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाए, बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। उसके लिए क्या कर दिया कि रेपो रेट को रिड्यूस, मतलब रेपो रेट को बढ़ाया नहीं, एज इट इज़ मेंटेन रखा, जो कि लगभग 4% चल रही है अभी। ठीक है। इसके अलावा आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो यील्डिंग बढ़ रही है, उस आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो 10 साल के जो बॉन्ड्स थे उनकी जो यील्डिंग बढ़ रही है उसको ख़त्म करने के लिए आरबीआई ने अपना एक कैलेंडर निकाला है, और उस कैलेंडर का नाम आप देख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम। उसमें आरबीआई एक टाइमलाइन फ्रेमवर्क के बेसिस पे 1 लाख करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट से पिक करेगा। इससे क्या हो जाएगा, एक तो मार्केट में पैसा आएगा, लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट डाउन रहेगी, तो लोगों को लोन आसानी से मिल जाएगा। दूसरी तरफ आरबीआई जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार से अब सीधा आरबीआई अगर पैसा भी उठाता है तो सरकार को ईजीली कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर या कम कॉस्टिंग के ऊपर सरकार को भी फंड, मतलब पैसा मिल जाएगा। तो अभी क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की टारगेट रखी है ना गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। उसके लिए फिर गवर्नमेंट के पास में पैसा की अवेलेबिलिटी हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अब आरबीआई परचेज कर लेगा, तो सरकार के पास में भी पैसा चला जाएगा। तो ऐसे में क्या हो गया कि ओवरऑल मार्केट में एक सिचुएशन को कंट्रोल करना, अंडर कंट्रोल रखना, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है। दूसरा, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को एक क्लैरिटी दिखेगी ना कि आरबीआई किस टाइम पर कौन से कदम उठाने वाला है, और गवर्नमेंट जो मैसिव बोरोइंग प्रोग्राम करने वाली है कि गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उधार लेने वाली है अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए, तो उनको अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि आरबीआई अब यहाँ पर इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच अपनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यील्ड भी जो है वो भी कहीं ना कहीं बॉन्ड्स की डाउन हो जाएगी, तो लोग इन्वेस्ट करने से भी नहीं डरेंगे। किसमें, इक्विटी मार्केट में। जब बॉन्ड यील्डिंग बढ़ जाती है ना, तो उस टाइम पर लोग इन्वेस्ट करते हैं किसमें, बॉन्ड्स में, और यील्डिंग जब डाउन हो जाती है तो उस टाइम पे फिर बाद में इक्विटी मार्केट में, मतलब सेंसेक्स और निफ्टी वाली जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली आज इंडिया की इकोनॉमी पे देखो, लिक्विडिटी अगर बढ़ती है ना, इसका मतलब मार्केट में रुपया बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली राइज होगी। ये ध्यान रखना आप। तो इन्फ्लेशन प्रेशर तो कहीं ना कहीं बताया है कि आरबीआई को जो टारगेट दिया हुआ है 4+-2% का, उस इन्फ्लेशन के पॉइंट, उस रेंज के हिसाब से देखिए तो अभी इन्फ्लेशन 5.3% की रहने के चांसेस हैं। बट इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी काम क्या है कि कैसे भी करके
अभी इकोनॉमी के अंदर ट्रैपिंग ना हो, फंसे नहीं इकोनॉमी। देखो आरबीआई ने अपनी तरफ से अपना जो अर्लियर प्रोजेक्शन दिया हुआ ना इस साल का कि इंडियन इकोनॉमी कितने % से ग्रो करेगी, वो मेंटेन रखा है 10.5% का। इवन आईएमएफ ने तो और ज़्यादा अपनी तरफ से स्टैंड दे रखा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 12.5% से 12.5% की रेट से ग्रो करेगा। तो ओवरऑल बात क्या है, देखो इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो तो डेफिनेटली धीरे धीरे रिकवर करेगी ही, ठीक है, काम करेगा ही। बट कोविड-19 केसेस है ना, उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे आ सके। बट वही चीज़ है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या फिर कह सकते हो की प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ बात होगी आरबीआई की। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी फिस्कल स्टिमुलस की पूरी बात की है, तो आरबीआई भी अपनी तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग्स के बेसिस पे और मॉनेटरी पॉलिसी की जो मेन जो की रिकमेंडेशंस हैं या की स्टैंड्स हैं उन पर हमें क्लियर दिखाई देता है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव कैसे भी करके अभी जल्दी से जल्दी इकोनॉमी को प्रॉपर ट्रैक पे लाया जाए, ट्रेजेक्ट्री प्रॉपर डिसाइड हो, और रही सही में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो। और सरकार ने भी अपनी तरफ से 100% लॉकडाउन लगाने को तो अवॉइड किया है, और कोशिश ये की है कि कैसे भी करके लोगों में मैसेज जाए, जिससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद में टेस्टिंग के बाद में फिर बाद में प्रॉपर आइसोलेशन करके फिर बाद में ट्रीटमेंट या फिर कोविड केसेस को बढ़ने से बचाया जा सके। ठीक है, तो यही कंटेंट था, पूरा डिटेल में हमने चारों आर्टिकल्स अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।